Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss class and class struggle theory by Karl Marx. So let's start. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास क्या होती है, कार्ल मार्क्स ने क्लास को कैसे डिफ़ाइन किया था, हमारी सोसाइटी में कौन कौन सी क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, इनका इमर्जेंस कैसे हुआ था, इसके अलावा क्लास स्ट्रगल क्या होती है और क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ का कॉन्सेप्ट देखेंगे। और देन हम देखेंगे कि इस थ्योरी पे क्रिटिसिज्म क्या हुआ था और कार्ल मार्क्स एक्चुअली चाहते क्या थे। तो सबसे पहले है क्लास। सोशल क्लास भी कहते हैं हम क्लास को, और ये एक तरह की स्ट्रेटिफिकेशन होती है, यानी क्लास को हम फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज कर देते हो डिफरेंट बेसिस पे, लाइक वेल्थ की बेस पे, एजुकेशन की बेस पे, ऑक्यूपेशन की बेस पे, तो यानी आप लोगों को डिवाइड कर रहे होते हो, तो ये होती है क्लास। लेकिन कार्ल मार्क्स ने क्लास को कैसे डिफाइन किया था? उन्होंने कहा था ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग द सेम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कार्ल मार्क्स के मुताबिक लोगों का कोई ग्रुप है जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में सेम पोजीशन को शेयर कर रहा है। अब प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, या तो आप उनको ऑन करते हो या फिर आप वहाँ पे एज अ लेबर काम कर रहे होते हो। तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में दो ग्रुप्स होते हैं, दो क्लासेस होती हैं, यानी कि या आप ऑनर होते हो या आप लेबर होते हो। तो कार्ल मार्क्स ने अपनी इस थ्योरी में मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम में दो क्लासेस का जिक्र किया, एक है बुर्जुआसी और एक है प्रोलेटरिएट। बुर्जुआसी क्या है? ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर होते हैं, यानी कि ये ऑन करते हैं। और प्रोलेटरिएट क्या होते हैं? ये इनके पास जो है वो वर्कर होते हैं, काम करते हैं इनके लिए। तो बुर्जुआसी क्लास क्या है? ये हैव्स हैं, यानी इनके पास पावर है, अथॉरिटी है, वेल्थ है, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर हैं, ये कैपिटलिस्ट है और ये अपर क्लास के लोग होते हैं। और प्रोलेटरिएट क्या है? ये लेबर क्लास है, ये हैव नॉट है, यानी इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल पावर नहीं है, और ये इनके पास एज अ वर्कर एज अ लेबर काम करते हैं, और ये सोसाइटी का जो है ये लोअर क्लास से बिलोंग करता हुआ तबका होता है। तो ये दो क्लासेस थी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में हैं, कि एक ऑनर और एक जो है वो वर्कर। तो कार्ल मार्क्स ने सिर्फ अपनी इस थ्योरी में जो क्लास को डिफ़ाइन किया था, उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक अप्रोच से डिफ़ाइन किया हुआ था। लेकिन ओवरऑल हम सोशियोलॉजी में क्लास को क्या कहते हैं कि ये फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है, जिसमें हम डिफरेंट बेसिस पे लोगों को सोसाइटी में कैटेगराइज कर रहे होते हैं। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि क्लास स्ट्रगल क्या होती है। कार्ल मार्क्स के जो थ्योरी है क्लास एंड क्लास स्ट्रगल थ्योरीज को हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी कहते हैं, और ये उनकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, जिसे 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो उनकी बुक थी उसमें इन्होंने इस थ्योरी का जो है वो जिक्र किया हुआ था। तो अब क्लास को हमने डिस्कस कर लिया कि क्लास क्या होती है। अब हम क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं कि क्लास स्ट्रगल क्या होती है। क्लास स्ट्रगल को आप क्लास वॉर भी कह सकते हो और क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हो। तो क्लास स्ट्रगल क्या है? देखिए, हमारी सोसाइटी में ना दो क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, जिनकी हमने पहले बात की। मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में जो है वो दो क्लासेस हैं, एक बुर्जुआसी और एक प्रोलेटरिएट। अब इन दोनों के इंटरेस्ट डिफरेंट हैं। ये जो बुर्जुआसी क्लास है, ये अपर क्लास के लोग हैं, ये कैपिटलिस्ट हैं, ये ऑनर हैं। इनका क्या काम होता है? ये कहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट हो, यानी लेबर जो इनके लिए काम कर रही है उससे ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। और इनका ये प्रोलेटरिएट क्या है? ये वाली क्लास कहती है कि बस हमें इतने वेजेस मिल जाए, इतनी तनख्वाह मिल जाए कि हम अपना जो है वो ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। अब ये लोग क्या करते हैं? इन्हें अपने इंटरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, इनको एज अ लेबर रख के कम तनख्वाहों पे जो है उनसे काम लेते हैं। यानी अब एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में 1000 रुपीज़ का सेल हो रहा है, तो वर्कर जो बना रहे हैं उन्हें पीछे से 100 रुपया दे रहे होंगे, तो वो जो 900 रुपीज़ होंगे, सरप्लस जो होगा वो सारा उनका प्रॉफिट होगा जो उनकी अपनी जेब में जाएगा। तो ये क्या है? ये बुर्जुआसी क्लास जो है वो प्रोलेटरिएट क्लास को एक्सप्लॉइट करती है, उनको जो है उनके काम का पूरा मुआवजा नहीं देती है, उनको उनकी लेबर का जितना उनका हक बनता है उतना पे नहीं करती है। तो इस तरह से जो है ये क्लास इस क्लास को एक्सप्लॉइट करती है, कार्ल मार्क्स का कहना था। तो यह क्या है? स्ट्रगल होती है ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड के दरमियान इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सुपरमेसी के लिए। तो अब ये क्या है? ये ऑप्रेसर हैं, यानी ये दबाने वाले हैं, ये मतलब जुल्म करने वाले हैं। और ऑप्रेस्ड कौन है? प्रोलेटरिएट, यानी ये जुल्म का शिकार हो रहे हैं, इनको दबाया जा रहा है। और दबाने वाले कौन है? ऑनर है, ये वाली क्लास है। तो कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल को क्या कहा था कि ये ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड के दरमियान एक स्ट्रगल होती है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सुपरमेसी के लिए।
क्लास स्ट्रगल थ्योरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ का। क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात की, जो दोनों क्लासेस हैं ये वर्किंग क्लास है, प्रोलेटरिएट क्लास है। अक्सर हमारे माइंड में मतलब इनका नाम सुन के आ जाता है कि एक शायद बुर्जुआजी क्लास हो और एक प्रोलेटरिएट क्लास हो, ऐसा नहीं है। ये दोनों जो है ये वर्किंग या लेबर क्लास से बिलोंग करती हैं। फर्स्ट है क्लास इन इटसेल्फ। क्लास इन इटसेल्फ मेंबर्स हैव नो कॉन्शियसनेस। क्लास इन इटसेल्फ में क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं, जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, उनके पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमें कम तनख्वाहों पे रखा हुआ है, हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमारा मिसयूज़ हो रहा है, हम इनके लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं या हमें कम तनख्वाहें दे रहे हैं। उन्हें इस चीज़ की कॉन्शियसनेस ही नहीं है, मतलब उन्हें पता ही नहीं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। बस जो एक सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है, वो कोई चेंज नहीं चाहते हैं। जबकि जो क्लास फॉर इटसेल्फ है, इनके पास कॉन्शियसनेस होती है, इन्हें पता होता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये हमसे काम ज़्यादा ले रहे हैं, हमें कम तनख्वाह दे रहे हैं, हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। इन्हें मतलब कॉन्शियसनेस होती है। इसमें अब कॉन्शियसनेस जो है ट्रू और फॉल्स कॉन्शियसनेस आ जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि फॉल्स कॉन्शियसनेस ये है और ट्रू कॉन्शियसनेस ये है। भाई जब यहाँ पे कॉन्शियसनेस है ही नहीं तो फिर ट्रू फॉल्स की तो बात ही नहीं रह जाती। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ट्रू और फॉल्स दोनों तरह की कॉन्शियसनेस जो है वो क्लास फॉर इटसेल्फ में होती है। तो ट्रू कॉन्शियसनेस क्या है कि आपको पता हो कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और हमें चेंज चाहिए। आप एक्शन लो, आपको चेंज लाने का पता हो कि यार हमने चेंज लाना है, हमने अपने लिए आवाज़ उठानी है, ये रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। जबकि जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है, इनके पास कॉन्शियसनेस तो है, इन्हें पता है कि यार हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, हमें कम तनख्वाह मिल रही है, लेकिन ये उसको चेंज नहीं करना चाहते। इन्हें इस तरफ उनका माइंड नहीं जाता कि हमने कोई रेवोल्यूशन लेके आना है, हमने कोई ये जो स्ट्रक्चर एक चल रहा है कैपिटलिस्ट सिस्टम है इसको चेंज करना है। वो चेंज की तरफ नहीं जाते, लेकिन उन्हें इतना पता होता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो ये ट्रू और फॉल्स कॉन्शियसनेस है जो है वो क्लास फॉर इटसेल्फ से बिलोंग करती हैं। सेकेंड पॉइंट है नॉट अवेयर ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। क्लास इन इटसेल्फ में जो मतलब जिनके पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, तो जाहिर है उनको ये भी नहीं पता होगा कि उनके जो सोशल या पॉलिटिकल राइट्स हैं वो क्या हैं। हाँ, उनको इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी कंडीशन क्या है, हमारे पास घर नहीं है, हमें 2 वक्त का खाना मुश्किल से मिल रहा होता है, कभी मिल रहा होता है कभी नहीं मिल रहा होता। तो उनको इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है, उनको है ही नहीं कि हमारे भी कोई हकूक़ हैं। जबकि क्लास फॉर इटसेल्फ में जो लेबर क्लास होती है वहाँ पे लोगों के पास अवेयरनेस होती है, उनको पता होता है कि हमारे ये राइट्स हैं, हमें भी अपना घर चाहिए, हमें भी 2 वक्त का खाना चाहिए। तो वो जो है वो अपनी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन से, राइट्स से उनको अवेयरनेस होती है। देन थर्ड पॉइंट है नो वैल्यूज़ अटैच्ड। यहाँ पे कोई वैल्यू अटैच नहीं होती, उनको नहीं होता कि वर्किंग क्लास अच्छी है बुरी है, सोसाइटी में इनका क्या मुकाम है, कोई वैल्यूज़ अटैच नहीं होती हैं। जबकि जो क्लास फॉर इटसेल्फ है यहाँ पे वैल्यूज़ अटैच होती हैं, उन्हें अपना अच्छा बुरा पता होता है। देन फोर्थ पॉइंट है मेंबर्स डोंट हैव क्लास सॉलिडेरिटी। इसमें जो है वो मेंबर्स के दरमियान सॉलिडेरिटी, इत्तेफाक, इत्तेहाद नहीं होता। जबकि क्लास फॉर इटसेल्फ में क्या होता है, उनके पास सॉलिडेरिटी होती है। तो सिंपली क्लास इन इटसेल्फ क्या है कि ऐसे मतलब वर्किंग क्लास के वो लोग जिनके पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, जिन्हें नहीं पता कि यार हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी कंडीशन क्या है, हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कोई चेंज नहीं लाना, बस वो बिल्कुल ही जो दुनिया में आए हैं काम हो रहा है, बस जैसे हो रहा है चलता रहे, उन्हें इस चीज़ से कंसर्न नहीं है, गलत हो रहा है ठीक हो रहा है, बस जो निज़ाम चल रहा है वो उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं। जबकि क्लास इन इटसेल्फ ट्रांसफॉर्म होकर क्लास फॉर इटसेल्फ में आती है, यानी यहीं के लोगों को कुछ शऊर आता है तो क्लास फॉर इटसेल्फ बनती है, यानी अपने लिए, क्लास फॉर इटसेल्फ अपने लिए आवाज़ उठाने वाले, जिनको पता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और वो जो है उनमें से कुछ यानी कि ट्रू कॉन्शियसनेस से बिलोंग करने वाले चेंज लाना चाहते हैं, और फॉल्स कॉन्शियसनेस वाले वो होते हैं जिनको पता होता है हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लेकिन चेंज की तरफ उनका माइंड नहीं जाता। उनको अपने सारे राइट्स का भी पता है, उनको ये भी पता है कि हमारी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन क्या है, और उनके साथ वैल्यूज़ भी अटैच्ड होती हैं, उन्हें अपना अच्छा बुरा पता होता है, और उनके जो मेंबर्स हैं इस क्लास के उनके दरमियान सॉलिडेरिटी भी होती है। तो ये क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ का कॉन्सेप्ट है जो कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है इमर्जेंस ऑफ क्लासेस, यानी सोसाइटी में क्लासेस इमर्ज कब हुई थी और कैसे इनका आगाज़ हुआ था। तो सबसे पहले है हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी। हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी में नोमैडिक लाइफस्टाइल था।
लोग जो है वो जहाँ उनको फूड मिलती थी वहाँ से वो हंट कर लिया, या कोई फ्रूट मिल गया वो खा लिया, तो वहाँ पे कोई क्लासेस एग्जिस्ट नहीं करती थी। यानी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी जो है वो बिल्कुल क्लासलेस सोसाइटी थी। फिर आ गई एग्रेरियन सोसाइटी या एग्रीकल्चर सोसाइटी। अब यहाँ पे असल में जो है वो इमर्जेंस हुआ था क्लासेस का। यहाँ पे इमर्जेंस कैसा हुआ था, यहाँ पे जो है वो फूड प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल की जाने लगी थी। अब जिन लोगों के पास ज़मीनें थी उन्होंने क्या किया कि फूड प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। तो उन्होंने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए जो है वो फूड को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। जब लोगों की जो है ये वाली ज़रूरत पूरी हो रही थी खुराक वाली, तो उन्होंने जो है वो आयरन स्मिथिंग, पोट्री या क्लॉथिंग की तरफ जाना शुरू कर दिया, यानी वो और कामों के लिए फ्री हो गए। जब उनकी फूड की मतलब ज़रूरत पूरी हो रही थी तो वो जो है वो बर्तन बनाने की तरफ आ गए, या उन्होंने लोहे के काम शुरू कर दिया, या कपड़े की तरफ आ गए। तो अब क्या हुआ कि ज़ाहिर है वो उन चीज़ों को खा तो नहीं सकते थे, बर्तनों को नहीं खा सकते थे, कपड़े को नहीं खा सकते थे, और जो खुराक प्रोड्यूस करने वाले थे उनकी भी ज़रूरत थी बर्तनों की या कपड़े की। तो इन्होंने जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने मतलब लाइक तुम मुझे इतनी जो है वो फसल दो तो मैं तुम्हें इतने बर्तन दूंगा, इतना कपड़ा दूंगा, या इतना लोहे का सामान दूंगा। इस तरह से ना उन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी। और जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तो वहाँ से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, ये रूट काज है क्लास डिवीज़न की। तो यानी एग्रेरियन सोसाइटीज़ में जब कुछ लोगों ने पूरी सोसाइटी के लिए फूड को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और बाकी लोगों ने और काम करना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने एक्सचेंज ऑफ गुड्स स्टार्ट किया, यानी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, और वहाँ से जो है एक क्लासेस का इमर्जेंस हो गया था। ठीक है, देन आ जाती है हिस्ट्री में, मतलब थोड़ा सा हम देखते हैं कि डिफरेंट सोसाइटीज़ में कौन कौन सी जो है वो क्लासेस रही हैं। यानी हमने यहाँ बात की थी ये जो बुर्जुआज़ी प्रोलेटरेट क्लास है, ये मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में होता है। तो इससे पहले जो सोसाइटीज़ थी वहाँ पे क्या सिस्टम था, वहाँ कैसे क्लासेस थी, वहाँ पे कौन डोमिनेंट था, कौन जो है वो वर्कर था, तो वो देख लेते हैं। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में तो हमने कहा कि कोई क्लास नहीं होती है, ठीक है। फिर आ गई इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। एग्रेरियन सोसाइटीज़ में हमने बात कर ली कि ऐसे जो है वो क्लासेस का इमर्जेंस हुआ था। फिर आ गई इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। यहाँ पे बॉस होता है, वर्कर होता है। बॉस वो जिसके पास मशीनरी हो, इंडस्ट्रीज़ का मालिक हो वो, और उसने जो है वो वर्कर्स को काम पे रखा हुआ हो। फिर एंशिएंट सोसाइटी की बात करें तो वहाँ मास्टर और स्लेव का कॉन्सेप्ट था। फ्यूडल सोसाइटी या फ्यूडल सिस्टम में आ जाए तो वहाँ पे लॉर्ड और सर्व का था। लॉर्ड जो है इसके पास ज़मीनें होती थी और ये इनको जो है वो अपनी ज़मीनों पे काम के लिए रखते थे और इनको जो है वो लैंड और प्रोडक्शन प्रोवाइड करते थे। फिर कैपिटली सिस्टम आ जाए तो ये जो हमने थ्योरी डिस्कस की बुर्जुआज़ी और प्रोलेटरिएट की, तो यहाँ पे जो है वो ये दो क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हर सोसाइटी में ये वाला सिस्टम रहा है, क्लासेस रही हैं, एक डोमिनेंट रहा है या एक जो है वो ऑप्रेस्ड रहा है और एक जो है वो ऑप्रेसर रहा है। तो हर सोसाइटी में डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट फॉर्म में ये चीज़ चलती आ रही है और इसको ख़त्म कैसे करना है, इसका वाहिद हल है रेवोल्यूशन। यानी जब इनकलाब आएगा, सोशल स्ट्रक्चर चेंज होगा, कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी, तब जो है वो क्लास स्ट्रगल ख़त्म होगी। वरना उन्होंने कोई इसका और तरीका नहीं बताया कि आप किसी और तरह से क्लास स्ट्रगल को ख़त्म करो। उन्होंने वाहिद हल जो है वो यही बताया था कि जब रेवोल्यूशन आएगा तब ये सारा सिस्टम जो है वो ख़त्म होगा। तो अब कार्ल मार्क्स एक्चुअली चाहते क्या थे, वो कहते थे ये जितने भी वर्कर्स हैं या जो छोटे तबके के लोग हैं, प्रोलेटरिएट हैं, इनको चाहिए कि अपना कारोबार करें, अपना बिजनेस करें, बेशक बहुत छोटे पैमाने पे करें लेकिन अपना करें, किसी के पास एज अ वर्कर काम ना करें। तो वो कहते थे कि ये जब अपना बिजनेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक स्ट्रगल चल रही है, ख़त्म होगी, रेवोल्यूशन आएगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो ये चाहते थे कि जो निचला तबका है ये ऑप्रेस्ड होना छोड़ दे, ये दबना छोड़ दे, ये अपने लिए आवाज़ उठाए। तो ये जो है ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है कि किस तरीके से डिफरेंट सोसाइटीज़ में ये सिस्टम चला रहा है क्लासेस का। कार्ल मार्क्स का ये जो वर्क है, ये जो थ्योरी है, नो डाउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है, लेकिन इस पर भी जो है वो कुछ क्रिटिसिज्म हुआ था। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ प्रोपेगेंडा टू हेल्प पुअर इन गेटिंग देयर राइट्स एंड क्रिएट फियर इन अपर क्लास। कार्ल मार्क्स के जो थ्योरी है, कुछ लोगों का कहना था ये एक प्रोपेगेंडा थी। कार्ल मार्क्स ने प्रोपेगेंडा क्यों किया था, ताकि वो थोड़ा सा जो अपर क्लास के लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनको डरा सकें, और जो निचला तबका है, जो वर्कर क्लास है, उनको थोड़ा सा वो उनके राइट्स दिलवाने में उनकी हेल्प कर सकें, उनको थोड़ा सा शऊर दे सके कि वो अपने लिए आवाज़ उठाएं।
अब अपर क्लास जो है वो किस तरीके से उनमें एक खौफ पैदा होगा, उन्हें जब मतलब कार्ल मार्क्स के वर्क से कि कहीं इनमें कोई शऊर ना आ जाए, कहीं ये अपने लिए डिमांड ना करना शुरू कर दें, अपनी मर्ज़ी की तनख्वाहें ना मांगना शुरू कर दें, इनको शऊर ना आ जाए कि किस तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो ये रेवोल्यूशन ना लें। तो इस तरीके से जो अपर क्लास के लोग थे उनमें फियर क्रिएट किया कार्ल मार्क्स ने अपने इस वर्क से। तो उन लोगों का कहना था कि उन्होंने सारी जो थ्योरी दी थी या ये जो बातें की थी वो सिर्फ अपर क्लास के लोगों को थोड़ा सा डराना था, उनमें खौफ पैदा करना था, और जो निचला तबका था उनको उनके राइट्स दिलवाने में उनकी मदद करना था। सेकंड पॉइंट है क्लास और क्लास स्ट्रगल को उन्होंने बहुत नैरो लेवल पे एक्सप्लेन किया। हमने शुरू में ही बात की थी क्लास की कि क्लास होती क्या है और कार्ल मार्क्स ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया था। कार्ल मार्क्स ने क्लास को सिर्फ इकोनॉमिक अप्रोच से एक्सप्लेन किया। उन्होंने सिर्फ मतलब वेल्थ की बेस पे कहा कि क्लासेस बनती हैं, यानी मींस ऑफ प्रोडक्शन के या आप ऑनर होगे या आप वहाँ पे एज अ वर्कर काम करोगे। और क्लास स्ट्रगल को भी उन्होंने इसी तरह से जो है वो बहुत नैरो लेवल पे एक्सप्लेन किया था। तो ये उन पर क्रिटिसिज्म हुआ था कि क्लासेस और भी बहुत सारी चीज़ों पे बन सकती हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स ने सिर्फ इसको इकोनॉमिक अप्रोच से एक्सप्लेन किया था। देन थर्ड पॉइंट है कि कार्ल मार्क्स ने जो है वो सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स को इंटरमिक्स कर दिया था, उनको अलग अलग करके सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था। फोर्थ पॉइंट है उन्होंने जो है वो कॉन्फ्लिक्ट टू क्लासेस के दरमियान एक्सप्लेन किया, यानी बुर्जुआजी और जो प्रोलेटरिएट हैं उन दो के दरमियान उन्होंने जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को या जो प्रॉब्लम्स थे उनको एक्सप्लेन किया था। हालांकि अगर हम हिस्ट्री देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो सेम क्लासेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी अपर क्लास के लोग जो हैं वो सेम क्लास में रहते हुए भी उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स ने उनकी बात नहीं की। सेम क्लासेस में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उनकी तरफ वो नहीं गए, बल्कि अपर और लोअर क्लास के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उन्होंने बेसिकली उस पर बात की थी। और उस पर बात क्यों की थी? क्योंकि वो सिर्फ रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। वो सिर्फ चाहते थे कि गरीबों को उनके हकूक़ का पता हो, वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो जो है यहाँ पे इनके पॉइंट पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ था कि उनको जो है वो ना सिर्फ उन दो क्लासेस के बल्कि सेम क्लासेस में रहते हुए जो कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होते हैं उन पे भी बात करनी चाहिए थी। और नेक्स्ट पॉइंट है उन्होंने कहा था कि रेवोल्यूशन सिर्फ तब आता है जब हाई इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज़ हों, यानी जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी, वहाँ पे कैपिटलिस्ट ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा लेबर क्लास को वो एक्सप्लॉइट करेंगे। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो रशिया और चाइना जहाँ पे इनकलाब आया, रेवोल्यूशन आया, वहाँ 1917 में रशिया में आया था और चाइना में 1949 में आया था, वो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं थे। तो कार्ल मार्क्स का ये कहना कि जो सोसाइटी जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड होगी वहाँ पे रेवोल्यूशन ज़्यादा आएगा, क्योंकि वहाँ हकूक़ी हक तलफी ज़्यादा हो रही होगी, तो ये पॉइंट जो है वो भी रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि ऐसे सोसाइटीज़ में इनकलाब आ चुका था जो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं थी। अब कार्ल मार्क्स बेसिकली चाहते यही थे, रेवोल्यूशन लाना। अब हमने सबसे पहले डिस्कस किया क्लास क्या है, कार्ल मार्क्स ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया। हमारी सोसाइटीज़ में मॉडर्न कैपिटलिज्म में कौन सी दो क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं, अपर क्लास किस तरीके से लोअर को एक्सप्लॉइट कर रही है, क्लास स्ट्रगल क्या होती है, क्लास फॉर इटसेल्फ और क्लास इन इटसेल्फ को हमने डिस्कस किया, जो दोनों लेबर क्लासेस होती हैं। उसके बाद हमने हिस्ट्री देखी कि किस तरह थ्रू आउट दी हिस्ट्री क्लासेस एग्जिस्ट करती रही हैं सोसाइटीज़ में डिफरेंट फॉर्म्स में। उसके बाद हमने देखा कि कार्ल मार्क्स के इस वर्क पे क्रिटिसिज्म क्या हुआ था। कार्ल मार्क्स बेसिकली अपनी इस थ्योरी में चाहते क्या थे, वो कहते थे कि दो क्लासेस हैं, अपर और लोअर, इन दोनों के दरमियान एक स्ट्रगल चल रही है। अपर जो है वो एक्सप्लॉइट कर रही है लोअर को, और लोअर जो है वो एक्सप्लॉइट हो रही है। उनके पास शऊर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, हमें कम तनख्वाहें मिल रही हैं। तो कार्ल मार्क्स अव्वल तो ये चाहते थे कि ये जो लेबर क्लास है इनको इतनी कॉन्शियसनेस दी जाए कि ये अपने छोटे पैमाने पर बिजनेस स्टार्ट करें, ये एज अ लेबर वर्क करें ना, ये अपना कारोबार शुरू करें। फिर वो कहते थे चलो अगर इन्होंने करना भी है ना तो ये अपनी डिमांड कर सके, जो ये लेबर सेल कर रहे हैं, जितना ये काम करेंगे उनका मुआवजा डिमांड कर सकें, अपने हकूक़ का इनको पता हो कि हम इतना काम करें, इतना हमारा मुआवजा बनता है, हम मांगें इनसे। तो मतलब पहले तो वो सपोर्ट करते थे स्मॉल बिजनेस को, लेकिन फिर वो कहते थे अगर वर्किंग क्लास रहना है तो उनको तनख्वाहें पूरे दो, उनको एक्सप्लॉइट ना करो, ज़्यादा काम लेके उनको थोड़ा पे ना करो। इस तरीके से तो क्या होता है, जो गरीब है वो दिन ब दिन गरीब होता जाता है, जो अमीर है वो दिन ब दिन अमीर होता जाता है। इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है अपनी लेबर सेल करने के अलावा। और कैपिटलिस्ट जो है उसके पास तो अपॉर्चुनिटी है ना कि वो स्टॉक करके मतलब एक प्रोडक्ट जो है उससे कहीं ज़्यादा कमा सकता है, प्रॉफिट को मतलब रीइन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकता है।
तो वो मतलब इस क्लास के बहुत ज़्यादा फेवर में थे। वो कहते थे रेवोल्यूशन आए, गरीबों को इनको थोड़ी सेंस दो कि ये अपने लिए आवाज़ उठाएं, ये खुद रेवोल्यूशन लेके आएँ। वो सोशल स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते थे और वो कहते थे कि ये जो कैपिटलिज्म का निज़ाम है इसको गिरा दो, कम्युनिस्ट स्टेट बनाओ जहाँ सबको जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाए। उसके लिए इन्होंने सारी थ्योरी दी थी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज के लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोगों को इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।